अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 14.2 को अपनी कैंट के सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 1 है, सपोज इवेंट्स ए एंड बी, दो इवेंट्स हैं ए एंड बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए है आपके पास 3/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी है आपके पास 3/7, दोनों सेम है। और इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कि ए और बी यूनियन यानी ए हो जाए या बी, इन दोनों में से कोई एक हो जाए, बीच में और है, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ है, यानी 50% चांस है कि ए या बी में से कोई एक तो होगा ही। 50% ये भी चांस है कि कोई एक भी ना हो, लेकिन 50% ये चांस तो लाजमी है कि कोई एक तो होगा ही। ओके, हमने निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी कि ये दोनों हो जाए। इसमें तो है कि सिर्फ कोई एक हो जाए तब भी हम प्रोबेबिलिटी गिन रहे हैं, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने उस प्रोबेबिलिटी को देखना है कि इस चीज़ का कितना चांस है कि ये दोनों बैक वक्त हो जाए। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे अपने एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी को। रूल बहुत ही सिंपल है, जब भी आपके पास और आएगा तो आप लोगों ने उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करते हैं। ओके, इसकी सेंस बनती है, जाहिर है उन दोनों में से आपने कोई एक भी हो जाए तो उन दोनों की प्रोबेबिलिटी ऑफ कोर्स ऐड ही होगी। तो ये हो जाता है आपके पास पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। अलबत्ता इस एडिशन रूल के अंदर एक और चीज़ भी है, दैट इज माइनस पी ए यूनियन, नहीं माइनस पी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या चीज़ है? तो ए इंटरसेक्शन बी को हम यहाँ से माइनस क्यों करते हैं? अब इसका रीजन ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको वेन डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूँ, तो वेन डायग्राम जैसे आपको पता ही है, सब सर्कल्स से उसको बताते हैं, तो ओवरऑल तमाम प्रोबेबिलिटी आपके पास जो है वो 1 होती है। इसके अंदर मेरे पास है एक इवेंट ए, ओके, और मेरे पास एक दूसरा इवेंट है इवेंट बी। मैं इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी लेता हूँ और मैं इसको ऐड कर देता हूँ इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी में, तो मुझे ओवरऑल प्रोबेबिलिटी चाहिए। लेकिन मसला ये है कि ये जो बीच वाला हिस्सा है ये 2 बार ऐड हो जाएगा। जब मैंने ए को लिया अब बी इंक्लूडेड है, जब मैंने बी को लिया तो ये दोबारा आ गया है, जब इसको 2 बार तो नहीं आना चाहिए, तो एक बार ही मौजूद है, तो इस वजह से मुझे एक बार इसको माइनस करना पड़ेगा ताकि मैं अपने असली तरीके तक पहुंचूं। तो दिस इज द एडिशन रूल। ऑफ कोर्स अगर आपके पास यही जीरो है यानी ये इंटरसेक्ट ही नहीं करते, ये बिल्कुल हम कहते हैं एक्सक्लूसिवली लाइकली इवेंट्स हैं, ये एक साथ हो ही नहीं सकते। जैसे आपके पास एक कॉइन है, उसको टॉस करें तो हेड और टेल एक साथ तो नहीं आ सकते, तो फिर ऑफ कोर्स आप इसको खत्म करके सिर्फ इतना में लिख सकते हैं, ये तब जीरो हो जाता है। और इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग अपना ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो जाएगा पी ए यूनियन बी है हमारे पास हाफ माइनस 3/7 माइनस 3/7, दिस विल बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम लोग देख लें तो ये चीज़ हमारे पास बन जाएगी हाफ माइनस 3 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास होगी 5/14। ओके, डेसिमल फॉर्म में अगर हम इसको राउंड करके लिखें तो अप्रॉक्सीमेटली 36% चांस है मल्टीप्लाई बाय 100 करके इस चीज़ का कि दोनों एक साथ हो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा मसला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहते हैं कि अगर ए और बी आपके पास दो इवेंट्स हैं एक सैंपल स्पेस एस में, ए की प्रोबेबिलिटी ये है, बी की प्रोबेबिलिटी ये है, और नहीं बी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी जो ऊपर बार है इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब हमने पहले देखा था, इसको आप डैश के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास पी बी कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट, यानी कि आपके पास बी ना हो। बी इवेंट तो है कि बी हो जाए, ये तो प्रोबेबिलिटी है कि बी इवेंट हो जाए, ये प्रोबेबिलिटी है कि बी इवेंट ना हो, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि बी इवेंट ना हो। ओवरऑल प्रोबेबिलिटी यानी 100% होती है, बस उसके अंदर से अगर आप लोग बी के ना होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस करना, बस याद दिस इज द रूल कॉम्प्लीमेंट। और उसके बाद वो कहते हैं कि आपके पास ऑफकोर्स यहाँ से अगर आपको ये दी गई है तो आप इजीली ये फाइंड आउट कर सकते हैं। आप यहाँ पर ये प्लग इन करेंगे तो आप ये फाइंड आउट कर सकेंगे। फिर वो कहते हैं ए यूनियन बी की ये है, इसके बाद आप लोग ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, यहाँ कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे मैंने प्रोबेबिलिटी लिखा था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी भी आपको पता ही होगी, ए कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी आप लोग इस रूल से निकाल सकेंगे, अगर आप इसको इस फॉर्म में लिख देंगे तो यहाँ पर से आप लोग अपनी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई आउट करके आप अपनी इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर इस सवाल के अंदर एक मसला है, इस वजह से हम इसको नहीं करेंगे। इस सवाल का ये मसला है कि उन्होंने कहा है कि आपके पास ए की प्रोबेबिलिटी ये है जबकि ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी है। मसला ये है कि हमारे पास रूल है कि जो ए यूनियन बी है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इस रूल के मुताबिक आपका जो ए यूनियन बी है वो कभी भी ए और बी की प्रोबेबिलिटी से छोटा नहीं हो सकता, वो हमेशा इनसे बड़ा ही होगा। ओके, ऑफ कोर्स आप ये वाली चीज़ माइनस भी करें, लेकिन ये वाली चीज़ भी हमेशा दोनों से छोटी है। तो इसके मुताबिक आपके पास जो आपके पास ए यूनियन बी है, दे शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जबकि यहाँ पर ये छोटा है ए, तो इसके अंदर इन्होंने खुद से कोई गलती कर दी है, उन्होंने कोई गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपको कहते हैं अ बैग कंटेन्स 40 टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 40। एक बैग है जिसके अंदर टिकट्स हैं जिनके नंबर 1 से लेकर 40 तक है, 1 भी इंक्लूडेड है 40 भी इंक्लूडेड है। 1 टिकट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, किसी एक टिकट को सिलेक्ट किया जाता है रैंडम, मतलब खुद से रैंडमली किसी को देकर सिलेक्ट नहीं किया जाता। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स नंबर इज आइदर ऑड और द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। इस प्रोबेबिलिटी को फाइंड करें कि उसका नंबर या तो ऑड है, आइदर का मतलब आइदर और, या तो ऑड है या फिर वो स्क्वायर है एक इंटीजर का। ओके, तो यहाँ पर बीच में और आ गया है। सबसे पहले इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो नंबर ऑड है। सबसे पहले मैं अपनी सैंपल स्पेस लिख लेता हूँ। ओके, मेरी सैंपल स्पेस क्या है, तो मेरी सैंपल स्पेस है नंबर्स 1 से लेके 40 तक। ओके, यानी 1 2 3 अप टू 40 इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इन सेट्स। उसके बाद तो मेरा एन ऑफ एस जो है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, राइट, यस। इसके बाद मेरा जो है प्रोबेबिलिटी नहीं, सबसे पहले जब मैं बात करता हूँ ऑड की कि वो नंबर ऑड हो, तो मैं इसको कहता हूँ इवेंट ओ। ओके, इवेंट ओ, ये मेरे पास इसका सेट क्या हो जाएगा कि हमारे पास नंबर ऑड हो। अब 1 से लेकर 40 तक जितने ऑड हैं मुझे उनको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ओके, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 एंड 39। तो ये हैं हमारे पास तमाम ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 40। इनको अगर हम लोग गिन लें तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, राइट, मैं इसको समझ सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ओवरऑल हमारे पास 20 जो हैं ऑड नंबर्स हैं
ओके, तो मैं प्रोबेबिलिटी मैंने निकालनी है कि मेरे पास ऑड नंबर्स हों, तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 40, यहाँ 2 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ फिर हाफ, यानी 50% चांस है कि मेरे पास वो नंबर ऑड होगा। इसके बाद वो कहते हैं स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, यानी किसी इंटीजर का स्क्वायर हो, स्क्वायर ऑफ इंटीजर, इंटीजर यानी मतलब एक होल नंबर ही हो पॉजिटिव वाली साइड पर, और उसका मेरे पास स्क्वायर हो। ओके, मैं ये देख लेता हूँ, मैं इसको इवेंट आई थिंक एस कहते हैं, इवेंट नहीं एस, तो मेरे पास सैम्पल स्पेस है, इवेंट आई कहते हैं, चलिए वो तो कुछ भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले कौन कौन से नंबर स्क्वायर हैं इंटीजर्स के 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 40 तक। अगर इधर मैं देख लूँ 1 2 नहीं है, 3 4 आता है, स्क्वायर है 2 का। उसके बाद 4 के बाद, बल्कि मैं इस तरह से करता हूँ, मैं इंटीजर्स के स्क्वायर को पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ। 1 का स्क्वायर है 1, हाँ तो 1 तो आएगा, 1 तो यहाँ पर आएगा। 2 का स्क्वायर है 4, 3 का स्क्वायर है 9, 4 का स्क्वायर है 16, 5 का स्क्वायर है 25, 6 का स्क्वायर है 36, 7 का स्क्वायर है 49। ओके, तो ये हो जाएगा प्लस 1 4 9 16 25 36, बाकी 49 तक हमने नहीं जाना, वो 40 से बड़ा है। ओके, तो ये हो गया हमारा इवेंट आई के। इसका अगर हम लोग निकालें एन ऑफ आई, दिस इज 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 डिवाइडेड बाय 40, 3 डिवाइडेड बाय 20। ओके, प्रोबेबिलिटी विल बी 3 डिवाइडेड बाय 20। दोनों इंटीजर का स्क्वायर भी हो और ऑड नंबर भी हो, हमें दोनों को ऐड करना पड़ेगा। और मतलब नहीं, दोनों एक साथ नहीं, आइदर, तो बीच में और है, कोई एक भी हो जाए। ओके, 1 यानी कि ये मेरे पास होगा ओ यूनियन, क्वीन में से एक भी हो जाए तो काम चलेगा। ओके, अच्छा, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा पी ऑफ ओ प्लस पी ऑफ आई माइनस पी ओ इंटरसेक्शन, राइट, जैसे हमने देखा एडिशन रूल। अब क्या ये एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग देख लेते हैं क्या इवेंट आई और इवेंट ओ में कोई चीज़ें कॉमन है। 1 तो कॉमन है। ओके, तो मैं लिखूँ पी ऑफ ओ, नहीं मतलब पहले अगर हम लोग देखें कि वाकई में कोई कॉमन चीज़ें आती भी हैं, तो एक तो हो गया 1। ओके, एक तो ये ओवरलैप करता है, उसके बाद एक और जो ओवरलैप करेगा वो है 9, ये भी ऑड है। 25 तो तकरीबन 3 ओवरलैप करते हैं। ओके, यस 3 आपके पास जो है वो ओवरलैप करते हैं, तो आपका जो प्रोबेबिलिटी होगी आई इंटरसेक्शन ओ की कितनी होगी, 3 डिवाइडेड बाय 40 होगी। 3 ऐसे हैं जो इन दोनों में पाए जाते हैं। आप एक्चुअली में इसको उससे निकाल सकते हैं, आप इवेंट आई की जो प्रोबेबिलिटी है इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने आपको तरीका बताया था, आप करें 1 डिवाइडेड बाय 2 को मल्टीप्लाई विद 3 डिवाइडेड बाय 20, आपका जो आंसर है वो 3 डिवाइडेड बाय 40 ही आएगा। ओके, सो यस, तो इसके बाद ये जो आपका चीज़ आ गई है, तो 3 डिवाइडेड बाय 40 को अपने यहाँ से माइनस कर देना है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ इज दिस हाफ प्लस 3 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 40। ओके, तो ये है हाफ प्लस 3 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 40, 23 डिवाइडेड बाय 40, या फिर 57.5% चांस है कि कम से कम आपके पास वो या तो ऑड नंबर होगा या फिर स्क्वायर होगा इंटीजर का, ये होगा, इनमें से कोई एक तो होगा। इसका 57.5% चांस है, जो कि डिसेंट चांस है। A student finds that the probability of passing an algebra test is 7 divided by 9. What is the probability of failing the test? अलजेब्रा टेस्ट को पास करने की प्रोबेबिलिटी जो पता नहीं उसने कैसे निकाली है, वो 7 डिवाइडेड बाय 9 है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इस टेस्ट को फेल कर जाएगा? तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है ये आप खुद कर सकेंगे। आपने सिंपली 1 में से इसको माइनस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहते हैं कि इन द 2 डाइस एक्सपेरिमेंट गिवन दैट द फर्स्ट डाई, यानी डाई जो है आपके पास पहली वो 4 शो करती है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि सेकंड डाई जो है वो एक नंबर शो करेगी जो कि ग्रेटर देन 4। अब यहाँ पर हमें डिफरेंस समझना है, ये आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप ये फाइंड करें कि पहली 4 शो करे और दूसरी 4 से बड़ा नंबर शो करे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, बल्कि ये कह रहे हैं कि 4 उसने शो कर दिया है, अब वो अगली में 4 से ग्रेटर नंबर शो करें, बस इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसको आपने कंबाइन नहीं करना पिछले के साथ, के दोनों एक साथ हो। ओके, तो आपने फाइंड आउट, फॉर एग्जांपल इवेंट ए था, क्या इवेंट ए था आपके पास, क्या आपके पास जो नंबर है दैट इज 4, और इवेंट आपके पास बी है कि वो ग्रेटर देन 4 है, मींस 5 एंड 6। आपने ये चीज़ फाइंड आउट नहीं करनी कि ए इंटरसेक्शन बी के दोनों हो जाएं। ओके, ये चीज़ आपने फाइंड आउट नहीं करनी। तो आपने ये फाइंड नहीं करना, बल्कि आपने फाइंड करना है कि बी इवेंट हो प्रोवाइडेड कि ए इवेंट हो चुका है, तो आपने डिपेंडेंट बनाना है। अच्छा, आप चाहें तो इसको बेस थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में देखा था। आप लोग इसको ये चीज़ बना सकते हैं और फिर आप सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर सेम ही आएगा, लेकिन ये एक्चुअली में काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको मतलब मुश्किल, क्योंकि यहाँ पर हमें बेस थ्योरम की जरूरत ही नहीं है। उसका रीजन क्या है भाई, बेस थ्योरम तब अप्लाई होता है जो आपके पास एक्चुअली में वो डिपेंडेंट हो। यहाँ पर मसला ये है कि ये चीज़ दिस इज इक्वल टू पी ऑफ बी। क्यों, क्या आपने पहली डाई के ऊपर लाया 4 और दूसरी डाई के ऊपर 4 से बड़ा नंबर, क्या ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं या डिपेंडेंट इवेंट्स है? तो दीज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। क्या ये चीज़ दूसरे पे क्या दूसरे पे 4 से बड़ा नंबर है, क्या ये चीज़ इस पर डिपेंड करती है कि पहले पे कोई नंबर है? पहले पे जो मर्जी नंबर है, दूसरे पे उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा सेम रहेगी। तो पहला हो चुका है या नहीं हुआ, उससे उसकी प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। डिपेंडेंट इवेंट्स में जरूर फर्क पड़ता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बैग है, ठीक है, उस बैग के अंदर से आपने एक मार्बल उठा लिया, एक मार्बल है, इवेंट ए है, आप पहली मार्बल उठाते हैं, इवेंट बी है, आप दूसरी मार्बल उठाते हैं। अब आप विदाउट रिप्लेसमेंट उसको वापस नहीं रखते, मार्बल ए को उठा लेते हैं। क्या इससे मार्बल बी पर कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि अब आप क्योंकि एक मार्बल को उठा चुके हैं तो आपके पास टोटल मार्बल कम हो गई, तो प्रोबेबिलिटी आपके पास कम हो गई, तो इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो डिपेंडेंट है, इवेंट बी डिपेंड करता है ए पर कि वो होगा या नहीं। वो नहीं होता तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑन है, वो होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑन है। लेकिन डाइस में ऐसा नहीं है, दूसरी डाइस जो मर्जी नंबर शो करेगी, इस पर डिपेंड नहीं करता कि पहले क्या थी। तो इस वजह से दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आप लोग बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, जैसे 2 डिवाइड बाय 6, तो ये है, अगर आप इसको बेस थ्योरम से कहें
तो बेस थ्योरम में वो होगा ये, लेकिन तो करने का फायदा नहीं है। आप लोग अगर इसको इस तरह से करें, ये आपके पास हो जाएगा ये, राइट, यही चीज़ होगी। अब यहाँ पर ये होगा कि ये जो आपके पास चीज़ है, ये वाली चीज़, ये इक्वल है आपके पास पी ऑफ ए के। अगेन वही चीज़, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट है, तो ये स्लैश डालने का कोई मकसद नहीं है। तो ये अगेन इस चीज़ का इक्वल है पी ऑफ, अगर आप ए निकालें तो यह पी ऑफ ए बन गया, तो ये दोनों कट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। यहाँ से प्रूव हो जाता है कि ये पी ऑफ बी के बराबर है, तो वो वही सेम चीज़ निकले। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नाइदर रेड नॉर किंग। ओके, तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, तो ये बात हो रही है आपके पास कार्ड्स की। अब जो कार्ड्स हैं स्टैंडर्ड, जो आपके पास डेक होता है कार्ड्स का, यानी एक कार्ड से जो गुच्छा होता है, ये कार्ड्स बात हो रही है जो स्टैंडर्ड आपके पास खेल है कार्ड्स का। 52 कार्ड्स होते हैं। इन कार्ड्स के अंदर आपके पास 4 किस्में हैं। सबसे पहले आपके पास हैं हार्ट्स, फिर डायमंड्स, फिर आपके पास होते हैं स्पेड्स, और फिर क्लब्स। इनकी शेप है, सबसे पहले हार्ट और डायमंड्स, ये तो होते हैं रेड, और उसके बाद आपके पास जो स्पेड्स हैं और क्लब्स, ये होते हैं ब्लैक कलर के। ओके, नंबर 1। नंबर 2 में हम शेप भी देखें, हार्ट्स होते हैं एक हार्ट की फॉर्म में, डायमंड्स होते हैं डायमंड इस तरह के शेप में, स्पेड्स हैं यहाँ कुछ इस तरह से, नीचे इस तरह की एक चीज़ होती है, और ऊपर आप समझ सकते हैं उल्टा हार्ट होता है। ओके, तो आपको उल्टा हार्ट इस तरीके से बनाया गया होता है, मतलब इस तरीके से उसको ड्रॉ कर कुछ इस किस्म का। ये होता है आपके पास पेड़, जो क्लब्स के अंदर आपके ट्री टाइप चीज़ बनाई गई होती है, समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पास होते हैं 4 कार्ड्स। अब हर कार्ड, हर ये जो फॉर्म है इसके अंदर आपके पास 13 कार्ड्स हैं, 13 हार्ट्स होंगे, 13 डायमंड्स, 13 स्पेड्स और 13 क्लब्स, टोटल 52 आपके पास हो जाते हैं। अब उनके टाइप्स क्या हैं, तो हर के अंदर आपके पास सबसे पहले तो नंबर्स होंगे। ओके, तो उनको कहते हैं नंबर कार्ड्स। इनकी आपके पास शुरू होते हैं 2 से, 1 इनमें इंक्लूडेड नहीं होता, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। पहले तो आपके पास तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कार्ड्स तो हो गई ये। इसके अलावा आपके पास होते हैं फेस कार्ड्स, ये होते हैं 3, तो ओवरऑल हो गया आपके पास अब तक 12। इनके अंदर होता है आपके पास किंग, हम ये नहीं सीखने वाले कि इनसे होता क्या है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि इनके अंदर क्या होता है, किंग, क्वीन और जैक। ये हो गया आपका फेस कार्ड्स के हैं। और इसके बाद आपके पास फाइनली हैं, ये होगा आपके पास 12। एक आपके पास फाइन कार्ड होता है एस, जिसको आप समझ सकते हैं ऑल्टरनेटिव टू 1 1 इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन उसके ऊपर एस इंक्लूडेड होता है। ये नंबर कार्ड नहीं है, इसको इसका सिंबल ए होता है। और मतलब आपके पास हार्ट्स के अंदर भी ये नंबर कार्ड्स होंगे, यानी नंबर कार्ड्स होंगे जो हार्ट्स होंगे, फिर 3 आपके पास ऐसे हार्ट्स होंगे, हार्ट्स वाले कार्ड। डायमंड्स के अंदर भी होंगे 13, स्पेड्स के अंदर भी होंगे, और क्लब्स के अंदर भी है। अब वो ये कहते हैं कि हमने इस तरह का एक पैक रखा हुआ है 52 कार्ड्स का, उसके अंदर हम लोग 3 कार्ड्स जो है वो ड्रॉ करते हैं। ड्रॉन का मतलब है उसे उठाते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नाइदर रेड नॉर किंग। अच्छा, अभी इधर उन्होंने कहा है कि पहले आपने 3 कार्ड्स ड्रॉ किया और उसके बाद आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो कार्ड्स ड्रॉन हुए हैं वो नाइदर रेड नॉर किंग, यानी कि ना तो वो आपके पास रेड रंग के हैं, ना ही आपके पास किंग के कार्ड्स हैं। ओके, तो रेड रंग के ये 2 हैं और ना ही वो किंग के हैं। इन दोनों के अंदर से भी किंग के कार्ड्स नहीं होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये नहीं कहा कि कौन सा कार्ड पहला, दूसरा, तीसरा, तो यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली वो तमाम कार्ड्स की बात है, यानी पहला भी आपके पास ना रेड हो ना किंग, दूसरा यानी एंड के साथ दूसरा भी ना हो और तीसरा भी ना हो। तो पहले मतलब हम इसको सॉल्व करेंगे। मैं अगर इस चीज़ को क्लियर कर दूँ, ओके, हम लोगों ने इसको किस तरह सॉल्व करना है कि हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सबसे पहले तो इस मतलब हमें अगर इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमारे पास वो ना तो रेड हो, तो मैं इसको कहता हूँ आर डैश, और ना ही वो किंग हो, यानी दोनों ना हो एक वक्त में। अब यहाँ पर वो मतलब यहाँ का वो इस्तेमाल नहीं करें कि या वो रेड हो, या वो रेड ना हो, या वो किंग ना हो, बिल्कुल कहते हैं कि दोनों ना हो। ओके, नाइदर रेड नॉर किंग, ना वो रेड है ना वो किंग है, तो हम बीच में एंड का यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्स। तो इस तरीके से हमारे पास इसको हमें फाइंड आउट करना है। ऑफ कोर्स इसको अगर हम फाइंड आउट करें तो फर्स्ट कार्ड के ऊपर इस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी है, दूसरे कार्ड के ऊपर क्या प्रोबेबिलिटी है, और तीसरे कार्ड के ऊपर, उन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। फर्स्ट कार्ड के ऊपर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास टोटल जो है वो रेड कार्ड्स हैं हमारे पास 26, राइट। 13 कार्ड्स हैं हार्ट्स के, 13 है डायमंड्स के, टोटल जो रेड कार्ड्स हैं वो हैं 26। इसके अलावा हमारे पास जो किंग के कार्ड्स हैं वो कितने हैं टोटल, जो किंग के कार्ड है हमारे पास टोटल 4 है, राइट, क्योंकि 4 हमारे पास उसके अंदर हिस्से हैं और हर के अंदर एक किंग है। हमारे पास जो टोटल कार्ड्स हैं वो हैं 52। उनके अंदर से अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें 26 और इसी के साथ साथ एक 2 को भी सब्ट्रैक्ट देंगे, क्योंकि 26 में 2 कार्ड्स तो निकल गए। टोटल हमारे पास जो किंग के कार्ड हैं वो 4 हैं, 2 कार्ड तो किंग के वो तो 26 में निकल गए, बाकी 2 ब्लैक वाले हैं, तो उनको भी हमें यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यहाँ हमारे पास 24, यानी 24 ऐसे कार्ड्स हैं जो कि फेवरेबल हैं, यानी 24 कार्ड्स हैं ये आने चाहिए। बाकी जितने कार्ड्स हैं हार्ट्स वाले और रेड वाले और किंग वाले वो नहीं आने चाहिए। तो हमारे पास इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी पहले केस में कि हमारे पास ये नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, वो होगा 24 डिवाइडेड बाय 52। दूसरे केस में यानी हम रिप्लेसमेंट नहीं करें, हम लोग वो कार्ड को साइड पर रख देते हैं, वापस नहीं डालते। अब दूसरे केस में क्या होगा, तो दूसरे केस में हमारे पास एक कार्ड ऑलरेडी कम हो चुका है, यानी उसको हम लोग मान रहे हैं कि हमने ऑलरेडी उसको निकाली है, तो ये होगा 23 डिवाइडेड बाय 51 मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइडेड बाय 50। तो ये होगी हमारे पास फाइनल हमारी प्रोबेबिलिटी 506 डिवाइडेड बाय 5525, यानी कि 0.0915 अप्रॉक्सीमेटली, राइट। अप्रॉक्सीमेटली बल्कि मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली परसेंटेज में लिखता हूँ। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम लोग इसको फाइंड आउट करें इन परसेंटेज इज अप्रॉक्सीमेटली 9.16%। ये चांस है कि आपके पास जो आप तीनों कार्ड उठाते हैं, पहले में भी ना आपके पास रेड है ना किंग है, दूसरे में भी आपके पास ना रेड है ना किंग है, और तीसरे में भी आपके पास ना रेड है ना किंग है, ये काफ़ी लो चांस है। रियलिस्टिकली जब आप लोग 52 कार्ड में से 3 कार्ड उठाएंगे तो हर बारी तकरीबन हर बारी कोई एक ना एक या तो रेड हो जाएगा या किंग हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये पॉसिबल है कि ना इन तीनों में से ना कोई किंग हो ना कोई रेड हो, इसका चांस काफ़ी लो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमैर एंड मलाला अपीयर इन एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज,
द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिलेक्शन बीइंग 1 डिवाइडेड बाय 7 एंड 1 डिवाइडेड बाय 5 रिस्पेक्टिवली, यानी उमैर की सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1 डिवाइडेड बाय 7 और मलाला की है 1 डिवाइडेड बाय 5, यानी मलाला की ज़्यादा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल बी सिलेक्टेड, दोनों को सिलेक्ट किया जाएगा, यानी इन दोनों प्रोबेबिलिटीज के दरमियान एंड है। ओनली वन इज सिलेक्टेड, सिर्फ और सिर्फ एक को सिलेक्ट किया जाएगा, अगेन एंड है, लेकिन मतलब यहाँ पर अगर इवेंट ए है आपके पास उमैर के लिए, बल्कि यू, इवेंट यू है आपके पास उमैर के लिए और इवेंट एम है आपके पास मलाला के लिए, तो आपके पास ये है यू इंटरसेक्शन एम की प्रोबेबिलिटी, ये वाली है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब उमैर आपके पास फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट हो जाता है, एंड फिर आपके पास ऐसा नहीं है कि उमैर सेलेक्ट हो जाए या मलाला सेलेक्ट ना हो, आपके पास उमैर सेलेक्ट हो और मलाला सेलेक्ट ना हो, एंड मलाला इज नॉट सिलेक्टेड एंड एम डैश। लेकिन सिर्फ यहाँ पर आपने नहीं रुकना, क्योंकि ये उल्टे तरीके से भी हो सकता है कि मलाला सेलेक्ट हो जाए और उमैर सेलेक्ट ना हो, तब भी आपके पास कोई एक ही सेलेक्ट होगा। तो अब आके आपके पास आ जाएगा और, क्योंकि इन दोनों में से कोई चीज़ हो जाए कि अब मलाला सेलेक्ट हो जाए लेकिन उमैर सेलेक्ट ना हो, तो दिस इज कॉम्प्लीमेंट कि वो ना हो, तो इन दोनों में से कोई एक भी हो जाएगा तो ये कंडीशन पूरी हो जाएगी कि ओनली वन इज सिलेक्टेड, तो इसकी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे। नन विल बी, अच्छा वैसे एक चीज़, ये दोनों आपके पास आपके ख्याल में इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं या डिपेंडेंट है, तो क्लियरली आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। मलाला सेलेक्ट होती है, इसका कोई असर नहीं होगा उमैर के सिलेक्शन पर, और अगर उमैर सेलेक्ट होता है इसका कोई असर नहीं होगा मलाला के सिलेक्शन पर। इंटरव्यू वाले ने ये थोड़ी देखना है कि अगर मैं उमैर को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं मलाला को सेलेक्ट ना करूँ, और अगर मैं मलाला को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं उमैर को सेलेक्ट ना करूँ, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। डिपेंडेंट तब होते हैं जब एक काम करने से दूसरे पर कोई असर पड़ता। नन विल बी सिलेक्टेड, ओके, तो आपके पास अच्छा यानी कि एक कोई इनमें से कोई एक भी सिलेक्ट ना हो, तो ये आपके पास क्या है, इसको भी अगर मैं इस फॉर्म में लिखेंगे कैलकुलेट आप तमाम खुद करेंगे। नन विल बी सिलेक्टेड यानी इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट ना हो, जैसे यू डैश इंटरसेक्शन एम डैश, ये भी हो और इसी के साथ साथ ये भी हो, इन दोनों में कोई भी सिलेक्ट ना हो, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। कोई एक सिलेक्ट हो जाए, दो हो जाए तब भी ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही हो, दो हो जाए तब भी ठीक है, लेकिन कोई एक तो कम से कम लाजमी हो। ओके, तो ये आपके पास हो जाएगा पी ऑफ यू यूनियन, यानी कि ये यू है उमैर वाला और फिर आगे मैं डाल रहा हूँ यूनियन एम। ओके, इन दोनों में से कोई एक भी हो जाए, तो बाकी इन सबको हमें कैसे कैलकुलेट करना है मुझे उम्मीद है आपको आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन हैं ये तमाम, अगर आपने पिछले दोनों एक्सरसाइज को ध्यान से सुना है, इसको इससे पिछले वाले को, तो बड़ी इजीली आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़े, लेकिन बड़ी इजीली आप इनको सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब मैंने इस किस्म को बहुत सवाल कर लिए हैं, तो मैं नहीं करूँगा। आपको इसमें सवाल करने आना चाहिए, आप इसमें सवाल नहीं कर सकते तो आप इसको फेडरल बोर्ड के अंदर कभी भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले है कि एक पेयर ऑफ डाइस है, यानी दो डाइस हैं, उनको आपने थ्रो किया है या रोल किया है, ये प्रोबेबिलिटी निकालने के उनके जो सम ऑफ डिजिट्स हों वो ना तो 7 हो ना ही 11 हो, तो मुझे उम्मीद है आप ये कर सकेंगे। एक यानी डाइस के सिंगुलर को आपने रोल किया है, अगर आउटकम एक ऑड नंबर है, यानी ये तो सेट हो गया था आउटकम ऑड है, तो इस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो प्राइम है, यानी अगर पी है प्राइम के लिए ऑड, तो ये आपने निकालना है प्रोबेबिलिटी कि आपके पास प्राइम नंबर हो, प्रोवाइडेड कि वो आपके पास ऑलरेडी हो चुका है, तो मुझे उम्मीद है ये भी हम निकाल सकेंगे। वैसे ये यहाँ पर आपके पास डिपेंडेंट इवेंट्स हैं पीओ, या फिर आपके पास यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये आपके पास डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, क्योंकि आपके पास इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कि आपके पास वो नंबर प्राइम है, अगर तो वो नंबर ऑड होगा तो फिर डिफरेंट होगी, क्योंकि अगर आप ऑड करें तो जो इवन प्राइम नंबर है जिनमें 2 शामिल है वो निकल जाएंगे रास्ते से, लेकिन अगर ये खाली आप प्राइम देख रहे हैं ऑड को भूल जाते हैं तो फिर डिफरेंट होगा। डिपेंडेंट इवेंट्स, तो क्लियरली हम उसको बेस थ्योरम से, जैसे हमने पिछले सेशन में किया था, आप इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद है कॉइन इज फ्लिप्ड 3 टाइम्स, 3 दफा आपने कॉइन, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। इस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पहली बार हेड्स पे आएगा और अगली 2 बार टेल्स पर आएगा। नेक्स्ट भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, फिर मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि आप फिर से एक बार बेस बन जाए। तो वो कहते हैं कि आपके पास एक स्टैंडर्ड डेक है 52 कार्ड्स का, इसके अंदर आप 2 कार्ड्स कंसेक्टिवली यानी एक के बाद एक उठाते हैं विदाउट रिप्लेसिंग द फर्स्ट वन, यानी रिप्लेसमेंट आपने नहीं करनी, एक कार्ड उठा के उसको वापस नहीं रखना। इस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी है, जो पहला कार्ड है वो एक हार्ट होगा और दूसरा कार्ड एक स्पेड होगा। तो सबसे पहले इसको हम निकाल लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी के फर्स्ट कार्ड इज अ हार्ट, तो H1 मैं इसको कह रहा हूँ, एंड द सेकंड कार्ड इज अ स्पेड, तो आपके पास जो सेकंड कार्ड है दैट इज अ स्पेड, मैं इसको कहूँगा S2, और इसके साथ मतलब ये प्रोवाइडेड व्हेन H1 हैज ऑलरेडी हैपेंड, लेकिन इसको इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद अब यहाँ पर ऑफ कोर्स पहले इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कि वो पहला वाला हार्ट हो, इस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी है, आपको टोटल 52 कार्ड्स में से कितने हार्ट्स हैं 13, तो 13 डिवाइडेड बाय 52 मल्टीप्लाइड बाय, अब आपके पास दूसरी बारी आपके पास अब स्पेड आए। अच्छा वैसे यहाँ पर इस केस में डिपेंडेंट नहीं होगी, इंडिपेंडेंट नहीं होगी, मैंने गलत था। इंडिपेंडेंट नहीं तब होते जब हम इसको विद रिप्लेसमेंट करते हैं, यानी हमने पहले उठाया और फिर उसको वापस रख दिया, फिर हमने उसको वापस शफल किया, फिर तो कोई असर नहीं होगा कि वो स्पेड आता है अगर पहले पे हार्ट आया था, लेकिन इस केस में होगा कि हम विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। जब हमारे पास हार्ट उसके अंदर मौजूद था तो ऑफकोर्स प्रोबेबिलिटी डिफरेंट होगी स्पेड के लिए, हमने हार्ट निकाले तो प्रोबेबिलिटी और डिफरेंट होगी, तो ऑफकोर्स इधर इस केस में डिपेंडेंट नहीं होगी, तो यहाँ पर /H1 भी डालना चाहिए, आप डाल सकते हैं। एंड इसके बाद ऑफकोर्स यहाँ पर H1 आएगा, क्योंकि खाली S2 हमारे पास होगा 13 डिवाइडेड बाय 52, स्पेड से 13 होते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि H1 ऑलरेडी हो चुका है, जैसे 12 डिवाइडेड बाय 51 एंड वन थिंग दिस विल बी 13, राइट, ये वाला तो 51 हो जाएगा, हमने हार्ट निकाले, लेकिन ये तो 13 रहेगा क्योंकि अभी भी स्पेड्स तो उसके अंदर मौजूद हैं। यानी जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 13 मल्टीप्लाइड बाय 13 करते हैं, इसको आप डिवाइड कर देंगे 52 मल्टीप्लाइड बाय 51, तो ये आपके पास आएगा 13 डिवाइडेड बाय 204 विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6.37%। ओके, ये हमारा ये वाला सवाल। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन या लास्ट 2 क्वेश्चन भी बहुत ईजी हैं। आपके पास 2 6 साइडेड डाइस हैं, मतलब 6 साइडेड नॉर्मल डाइस होती हैं, 6 साइड्स होती हैं, अक्सर जो है वो और डाइस होती हैं, 10 साइड या 9 साइड्स होती हैं, ये नॉर्मल डाइस है। एक दफ़ा उसको रोल करते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो अच्छा नहीं 2 ही हैं, 2 को आप एक दफ़ा रोल करते हैं, इसी क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहली डाई पर 4 हो, अगली डाई पर एक नंबर ग्रेटर देन 3 होती है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, अब मुझे इसे करने की जरूरत नहीं है। अ स्पेस शटल हैज़ 4 इंडिपेंडेंट कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, वो कहते हैं कंट्रोल सिस्टम आपका एक के फेल होने की प्रोबेबिलिटी ये है काफ़ी कम है, यानी बहुत कम चांस है कि आपका कंप्यूटर सिस्टम फेल कर जाएगा। इस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी है कि चारों के चारों एक साथ फेल कर जाएंगे, तो फोर्स अगर एक के फेल करने का तो कम था, चारों के चारों एक साथ फेल करने का चांस तो बहुत ही कम होगा, लेकिन आप उसको निकालेंगे 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 0.01, यानी आपने कहना है एंड के चारों के चारों फेल हो जाए, तो आप इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 0.01 पावर 4, जो कि आपके पास बहुत ही छोटा नंबर हो जाएगा।
तकरीबन ये आपके पास हो जाएगा 1 × 10⁻⁻12, यानी अगर हम इसको पॉइंट्स में लिखें तो आप ये चीज़ लिखेंगे।